हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। दोस्तों, जो हमारी सीरीज चल रही थी उसका नाम है स्वर्णिम भारत। प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक हम बात करने वाले थे। तो इस सीरीज का मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं, जो आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आपको इसका पार्ट 1 मिल जाएगा। और ये जो है ये हमारा पार्ट 2 है स्वर्णिम भारत का। तो आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 2 के बारे में। तो पार्ट 1 में मैंने आपको क्या बताया इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो पार्ट 1 में मैंने आपको बताया है कि जो प्रारंभ से महाजनपद काल की शुरुआत होती है, जो महाजनपद काल का समय काल है 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक, उसमें मैंने इसके बारे में आपको उस वीडियो में बता दिया है। और जो मौर्य साम्राज्य है उसमें दो शासकों के बारे में, किसके बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में मैंने उस वीडियो में भी आपको बता दिया। तो आज हम बात करने वाले हैं अशोक के बारे में। जो अशोक राजा हुआ था वो बहुत प्रसिद्ध राजा है, महान राजा थे। उन्होंने बहुत भी धार्मिक कार्य किए, लोगों की सेवा की। तो इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ ही में जो मौर्य साम्राज्य का जो समाज था, सैन्य व्यवस्था थी, न्याय व्यवस्था थी, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और फिर लास्ट में आपको एक वंश और है, शुंग वंश, जिसकी स्थापना जो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था वृद्धरथ थे, उसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग की थी। इस वंश के बारे में हम जानने वाली है। जो भी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। जो आपके अशोक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है इस वीडियो में आपके सोल्व हो जाएंगे, कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं अशोक के बारे में। अशोक का पहले तो मैं आपको शासन काल बता देता हूँ। जो अशोक है उनका शासन काल है 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक इनका शासन काल रहता है। तो ये राजा कैसे बने थे? ये राजा इनके पिताजी द्वारा युवराज घोषित कर नहीं बने थे, ये जबरदस्ती राजा बने थे। तो ये एक बार क्या हुआ कि जो तक्षशिला में एक विद्रोह हो गया, उसके दमन के लिए पहले अशोक को भेजा जाता है और फिर उसके बाद किसे भेजा जाता है, उससे जो इसका दूसरा भाई है सुसीम, उसको भेजा जाता है विद्रोह के दमन के लिए। तो सुसीम तो क्या होता है वहीं पर रह जाता है और अशोक यहाँ पर आ जाता है। तो अचानक क्या होता है, जो बिंदुसार है उनकी तबीयत बिगड़ जाती है और उनके द्वारा कहा जाता है कि मेरे पुत्र सुसीम को लाया जाए, मैं उनको युवराज घोषित करना चाहता हूँ, मेरी मृत्यु के बाद वही राजा बनेंगे। जब यह बात अशोक को पता चली तो वो जबरदस्ती आकर इनका मुकुट छीन कर पहन लिया और जबरदस्ती क्या बन गए, राजा बन गए। इसके बाद राजा उनकी मृत्यु गई और जब सुसीम को पता चला तो ये मगध वापस आया। तो उनके साथ अशोक ने युद्ध किया और उनकी क्या होगी, युद्ध में मृत्यु हो गई। फिर अब देखते हैं अशोक का जो विवाह है वो किसके साथ होता है। तो ये विदिशा की राजकुमारी होती है, कि राजकुमारी के साथ इनका विवाह होता है। विदिशा की राजकुमारी के साथ विवाह होता है। और इन जो विदिशा की राजकुमारी है इसके एक तो पुत्री होती है, एक पुत्र होता है। तो मैं उनका भी नाम लिख देता हूँ। जो पुत्री होता है, पुत्री होती है, उसका क्या नाम होता है, उसका नाम होता है संमित्रा। पुत्री का क्या नाम है, संमित्रा। और जो पुत्र होता है उसका नाम है महेंद्र। पुत्र का क्या नाम है, महेंद्र। तो इतनी बात देख लीजिए, जो विदिशा की राजकुमारी उनकी एक तो पुत्री होती है संमित्रा और एक पुत्र होते हैं, उनका क्या नाम है, महेंद्र। इन दोनों का नाम मैंने आपको बता दिया। फिर आगे बात करते हैं कि जो अशोक का शासन काल है, अशोक के समय में अशोक ने एक ऐसा राजा था जिसने पूरे भारत पर क्या किया, शासन किया है। तो आपको मैं यहाँ पर तस्वीर दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, जो नीचे जो तमिल वाला भाग है उस पर क्या है, अशोक का शासन काल नहीं है। और पूरे भारत पर क्या है, अशोक का क्या है, शासन काल। इसने पूरे भारत पर राज किया था। ये आपको तस्वीर दिख रही है। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो जब इनके राज्याभिषेक के बाद लगभग 8 वर्ष हो गए इनके राज्याभिषेक के। तो 8वें वर्ष इन्होंने क्या किया, कलिंग पर आक्रमण किया। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, 8वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण। तो राज्याभिषेक के 8वें वर्ष इन्होंने क्या किया, कलिंग पर आक्रमण किया। और कलिंग के आक्रमण के बाद जो यहाँ पर एक बहुत भीषण युद्ध हुआ, उसमें लगभग 1 लाख लोग मारे गए। तो इनके जो वो लोग देखे गए तो इनका क्या हो गया, मन विचलित हो गया। कितने लोग मारे गए, 1 लाख लोग इस युद्ध में मारे गए थे।
1 लाख लोग मारे जाने के बाद अशोक को पता चला तो इनका मन क्या हो गया, विचलित हो गया। और फिर इन्होंने आकर क्या किया, हमेशा के लिए शस्त्र त्याग की घोषणा कर दी। इन्होंने कहा कि मैं कभी भी आज के बाद शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो हमसे पूछ लिया जा सकता है कि जो अशोक है उन्होंने शस्त्र त्याग की घोषणा कब व क्यों की। तो हमें बताना है कि जब कलिंग का युद्ध हुआ था तो उसमें 1 लाख लोग मारे गए थे। उनसे देखकर अशोक का मन क्या हो गया था, विचलित हो गया था। उस कारण इन्होंने शस्त्र त्याग की घोषणा कर दी थी। फिर इन्होंने क्या किया कि भेरी घोष के स्थान पर धम घोष अपना लिया। तो इन्होंने भेरी घोष के स्थान पर क्या अपना लिया, धम घोष अपना लिया था। तो मैंने आपको बता दिया कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे मैं मिटा रहा हूं। तो ये सभी बातें क्या इंपॉर्टेंट बातें आपको मैं बता रहा हूं। तो इनकी शादी हुई थी विदिशा की राजकुमारी के साथ। उनके एक पुत्र हुई जिसका नाम था संमित्रा, और पुत्र हुआ उसका क्या नाम था, उसका नाम था महेंद्र। और लगभग राज्याभिषेक के 8वें वर्ष के बाद इन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया जिसमें 1 लाख लोग मारे गए थे, जिनसे इनका मन क्या हो गया, विचलित हो गया। और फिर इन्होंने शस्त्र त्याग की घोषणा कर दी। इन्होंने भेरी घोष के स्थान पर धम घोष अपना लिया। तो ये बातें क्या है, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं। इसे मैं मिटा रहा हूं। तो फिर आगे क्या होता है कि इन्होंने जो शस्त्र त्याग के बाद इन्होंने क्या कर लिया, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। क्या कर लिया था, बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म अपना लिया था। किसने अपना लिया था, अशोक ने। तो हमसे पूछ लिया जाए कि जो अशोक के द्वारा कौन सा कलिंग के युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया गया था, तो वो था बौद्ध धर्म। और जब ये इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया तो इससे पहले ये क्या थे, शिव उपासक थे। शिव उपासक थे। तो पूछ लिया जाए कि बौद्ध धर्म ग्रहण से पहले अशोक किसकी पूजा करते थे, तो वे थे शिव उपासक। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। फिर आगे बात करते हैं कि इन्होंने बराबर में 4 गुफाओं का निर्माण कराया। बराबर की पहाड़ियों में क्या कराया दोस्तों, 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। उन गुफाओं का नाम हम देखते हैं। एक का नाम है सुदामा चौपार, तो ये गुफाएं किस लिए निर्माण करवाए थे, इन्होंने जो यहाँ पर जो भी भिक्षु थे उनके रहने के लिए व्यवस्था की गई थी। और एक और लिख देता हूँ पहले मैं, विश्व है झोपड़ी। तो इन्होंने इन 4 गुफाओं का निर्माण कराया था। ये सार्वजनिक झोपड़ियां थी, इसमें कोई भी आकर रह सकता था। आज की तरह के गए थे तो लगभग आश्रम बनवाए थे इन्होंने। 4 आश्रम बनवाए थे। कौन कौन से, इनका नाम था सुदामा चौपार, करण और विश्व झोपड़ी, इनका नाम रखा गया था। तो ये अशोक द्वारा बनाई गई थी। पूछ लिया जा सकता है कि जो अशोक ने 4 गुफाएं बनाई थी उनका क्या क्या नाम है, तो हमें बताना है सुदामा चौपार, करण और विश्व झोपड़ी। इन्होंने 4 इन जो गुफाएं ये बनवाई थी। तो फिर आगे बात करते हैं। जब अशोक के राज्याभिषेक के 10 वर्ष हो गए थे तो 10वें वर्ष में इन्होंने बोध गया की यात्रा की। कहाँ की, बोध गया की यात्रा की। तो 10वें राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में इन्होंने क्या की, बोध गया की यात्रा की थी। और लगभग 20वें वर्ष, राज्याभिषेक के 20वें वर्ष के बाद इन्होंने लुम्बिनी की यात्रा की थी। लुम्बिनी की यात्रा की। जब हम बात करें अशोक की, तो इन्होंने क्या, पहले से बता देता हूँ, इन्होंने जब कलिंग के युद्ध के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। और बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद इन्होंने पहले ये क्या थे, पहले शिव उपासक थे। शिव उपासक थे पहले। और फिर जो बराबर की पहाड़ियों में इन्होंने 4 गुफाओं का निर्माण करवाया जिनका नाम था सुदामा चौपार, करण और विश्व झोपड़ी। इनका ये निर्माण करवाए जाते हैं। तो फिर एक आगे हमारे शब्द आता है, उस शब्द का क्या नाम है, उस शब्द का नाम है धम। आप इसे देख लीजिए या लिख लीजिए, इसे मैं मिटा रहा हूं। तो एक शब्द हमारे हमेशा ही आता है जब हम छोटी कक्षा से लगते हैं, तब भी हमारी किताबों में आता है कि जो अशोक का धम है वो क्या है।
तो इस धम्म के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अशोक का जो धम्म है वो क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो अशोक का मानना है जो धम्म की परिभाषा है वो क्या है कि मनुष्य की नैतिक उन्नति व आदर्शों की जो प्रतिपादन है वो क्या कहलाता है, धम्म कहलाता है। मनुष्य की नैतिक सोच, अच्छी सोच और उनके जो अच्छे कार्य वो क्या कहलाते हैं, वो ही धम्म कहलाते हैं। अशोक की द्वारा ये परिभाषा दी गई है धम्म को। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, पाप कर्म से निवृत्ति, झूठ नहीं बोलना, बड़ों की सेवा करना, तो ये क्या इनके नियम थे आपको बता देता हूँ। पाप कर्म से निवृत्ति, झूठ नहीं बोलना, बड़ों की सेवा करना और विश्व कल्याण करना, दान करना, दया करना, कर्म शुद्धि और साधु स्वभाव होना, कल्याणकारी कार्य करना। ये जो है जो माता पिता का कहना मानना, गुरुजनों का कहना मानना, ये क्या ये धर्म, ये जो धम्म है उनके द्वारा नियम दिए गए थे कि जो इन नियमों का पालन करेगा वो ही धम्म में प्रवेश कर सकता है। तो ये जो धम्म बनाया गया था, तो यहाँ पर लिख देता हूँ धम्म है, इसका क्या मतलब था, जो मनुष्य की नैतिक उन्नति है जो उनका जो प्रतिपादन करता है वो क्या कहलाता है, धम्म कहलाता है। तो ये क्या था, अशोक का धम्म था। धम्म की बात कर लिया हमने, आगे बात करते हैं। जो एक शब्द आता है वो क्या है, धम्म यात्रा। तो ये धम्म यात्रा क्या थी, तो धम्म यात्रा क्या थी, तो धम्म यात्रा क्या है, धम्म यात्रा अशोक ने जो विहार यात्रा, जो अशोक से पहले जो इनके पिताजी दादाजी से वो क्या करते थे, वो करते थे विहार यात्रा। इस विहार यात्रा का क्या मतलब है कि जो जंगलों में शिकार करने के लिए जाते थे, लेकिन अशोक ने क्या किया, विहार यात्रा को हटाकर धम्म यात्रा का शुरुआत की, धम्म यात्रा की शुरुआत की। तो धम्म यात्रा क्या है, अशोक प्रत्येक 5 वर्ष क्या करते थे, एक यात्रा पर निकलते थे जिसमें जो भी गरीब लोग थे और ब्राह्मण थे और जो श्रमिक थे, इनको क्या किया जाता था, इनको जो धम्म यात्रा में जब निकलते थे तो गरीबों के लिए कपड़ा, खाना व भोजन की, और जो ब्राह्मण थे उनको सोना दान दिया जाता था, जो श्रमिक थे उनको भी दान दिया जाता था। तो ये क्या थी, धम्म यात्रा थी। धम्म यात्रा से पहले क्या प्रचलन था, जो धम्म यात्रा थी उससे पहले क्या था, उससे पहले था विहार यात्रा। लोग इनके जो राजा थे वो शिकार के लिए जाते थे। तो ये क्या हो गई, हमारा धम्म यात्रा होगी। तो मैं इसे मिटा देता हूं। फिर आगे बात करते हैं, एक शब्द और आता है वो क्या है, अनुसंधान। तो अशोक के समय में जो अनुसंधान शब्द है इसका प्रयोग किस लिए किया जाता था, तो इसका प्रयोग इसलिए किया जाता था कि ये जो अनुसंधान था इसका मतलब ये था कि जो धर्म के प्रचार के लिए प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में एक व्यक्ति होता था जिसका नाम था युक्तक और राजुक, इन दोनों को भेजा जाता था। जो भी मोटे अधिकारी होते थे उसके समय में उन सभी को प्रत्येक 5 वर्ष के बाद क्या किया जाता था, धर्म के प्रचार के लिए भेजा जाता था। तो यहाँ पर लिख दूं, धर्म के प्रचार के लिए जो लोग भेजे जाते थे उनको क्या कहा जाता था, उनको अनुसंधान कहा जाता था, प्रचार के लिए जाना। तो ये प्रत्येक 5 वर्ष में होता था अनुसंधान। तो आगे बात करते हैं धम्म महामात्र। क्या बात करते हैं, धम्म महामात्र। तो ये धम्म महामात्र क्या था, तो ये धम्म महामात्र क्या था, जो धम्म महामात्र का अर्थ था कि अशोक के जब लगभग जब 13 वर्ष हो गए थे राज्याभिषेक के, तो इन्होंने 13 वर्ष में एक सभा गठित की और उस सभा में कुछ अधिकारी चुने
उन अधिकारियों किस लिए चुना गया, उनका कार्य क्या था कि ये जो धम्म महामात्र था इसका यही कार्य था कि वो जनता में धम्म का प्रचार करे, लोगों में धम्म का प्रचार करे। इसलिए लगभग 13 वर्ष में इन्होंने क्या की, एक सभा गठित की और अधिकारियों की नियुक्ति की। जिस अधिकारी को जो धम्म का प्रचार करने के लिए जाता था उसे क्या कहा जाता था, उसे कहा जाता था धम्म महामात्र। तो ये जो धम्मात्र था, महामात्र था, ये क्या करता था, लोगों में कल्याणकारी कार्य और दान करना, दया करना और सभी जो इम्पोर्टेंट बातें आप पहले भी मैंने आपको बता दी है कि जो साधु स्वभाव होना, इसकी क्या करता था, ये प्रचार करता था, लोगों को इसके बारे में प्रोत्साहित करता था। धम्मामात्र जो व्यक्ति होता था, ये एक पद था अशोक के काल में, जो कि धम्मयात्र जो धम्म था उसका क्या करता था, प्रचार करता था। तो अब आगे बात करते हैं अभिलेखों के बारे में। जो अशोक के अभिलेख है उनके बारे में हम बात करते हैं। जो अशोक के अभिलेख है उसके बारे में बात करते हैं। तो सर्वप्रथम तो इम्पोर्टेंट ये बात आ जाती है कि अशोक सबसे सर्वप्रथम वह राजा था जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपने जनता को क्या किया था, संबोधित किया था। अशोक पहला राजा था जो अभिलेखों के माध्यम से अपने जनता को क्या किया था, संबोधित किया था। अगर कोई भी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि वह कौन सा राजा था जिसने सर्वप्रथम अभिलेखों के माध्यम से अपनी जनता को क्या किया था, संबोधित किया था, तो सर्वप्रथम अभिलेखों से संबंधित जो संबोधित है जनता को वो किसने किया था, अशोक ने किया था। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, सर्वप्रथम अभिलेखों के माध्यम से जनता को संबोधित किया था। तो अशोक ऐसा पहला राजा था जिसने अपनी जनता को संबोधित किया था अभिलेखों के माध्यम से। फिर आगे बात करते हैं, जो इनके अभिलेखों में जो सर्वप्रथम जो जनता को अभिलेखों के माध्यम से संबोधित करने वाला राजा था वो कौन था, वो था अशोक। कौन था, अशोक। फिर आगे बात करते हैं इनके अभिलेख वो किस भाषा में मिलते हैं। तो इनके अभिलेख मिलते हैं, एक तो ब्राह्मी लिपि है, ब्राह्मी लिपि में कुछ अभिलेख मिले हैं, और कुछ जो अभिलेख है वो खरोष्टी भाषा में भी मिले हैं, खरोष्टी। तो आपको मैं चलिए इनकी जो भाषा है वो दिखा देता हूँ, कौन सी भाषा होता है। हमारे कुछ भी समझ नहीं आती। ये जो आपको साइड में फोटो दिख रही है वो अशोक के द्वारा लिखी गई अभिलेखों के ऊपर की भाषा है। ये जो आपको लिपि दिख रही है वो अशोक के अभिलेखों की लिपि है, तो आपको दिख रही है जो इमेज है। तो आगे बात करते हैं, फिर जो सर्वप्रथम इनका जो अभिलेख है वो किसने पढ़ा, किसे पता चला। तो एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका क्या नाम था, उसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। अंग्रेज अधिकारी था जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप को सर्वप्रथम जो अशोक का अभिलेख है उनको पढ़ने में सफलता मिली थी। कब मिली थी अगर पूछ लिया जाए तो हमें यहाँ बता देता हूँ, 1880 में एक अंग्रेज अधिकारी था जिसे सर्वप्रथम जो अशोक का अभिलेख है उनको पढ़ने में क्या मिली थी, सफलता मिली थी। तो ये जो इतने कार्य करवाए थे इन्होंने, फिर जो 232 ईस्वी में, 232 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो अशोक की मृत्यु कब होती है, 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद इनका जो पुत्र था कुणाल राजा बनता है। कौन राजा बनता है, यहाँ पर लिख देता हूँ, कुणाल अशोक के बाद अगला राजा बनता है मगध साम्राज्य का। अगले 50 वर्ष तक अशोक के बाद में कमजोर राजाओं ने क्या किया था, शासन किया था। अगला राजा था कुणाल। तो वो जो कमजोर शासक थे उनके कारण से ये जो साम्राज्य था वो अत्यधिक समय तक नहीं चल सका, और कुछ अपने आप से लड़ कर इस साम्राज्य का क्या कर लिया, पतन कर लिया था। तो इसका पतन किसने किया था, तो एक मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था। कौन था, वृद्धरथ। जो वृद्धरथ था इसकी हत्या की थी इनके अमात्य प्रधानमंत्री थे जिनका क्या नाम था, उनका नाम था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने इनकी हत्या कर दी थी।
और कौन से वंश की स्थापना की थी? सोंग वंश की स्थापना की थी। तो इस सोंग वंश के बारे में हम बात करेंगे। जो अगला इसके बाद जो हमारा टॉपिक चलेगा उसमें बात करेंगे सोंग वंश के बारे में। तो इसे मैं मिटा रहा हूँ, आगे बात करते हैं। जो मौर्य साम्राज्य के अंत के बारे में आपको मैंने बता दिया है। जो अंतिम शासक था वज्र थे, उनके जो प्रधानमंत्री थे कुछ समय तक सोंग ने इनकी हत्या कर सोंग वंश की स्थापना की थी। तब आगे बात करते हैं कि जो मौर्य प्रशासन थी वो कैसे थी, इनके प्रशासन में क्या क्या चीजें थे, कौन कौन से अधिकारी थे। अशोक की हमने बात कर ली है, बात करते हैं मौर्य प्रशासन के बारे में। तो मौर्य प्रशासन कैसी थी? तो ये जो मौर्य साम्राज्य को मैंने आपको बता दिया है, इसका जो सबसे बड़ा शासन था, पूरे भारत पर राज करते थे। और जो लगभग तमिल प्रदेश, नीचे वाला तमिल प्रदेश वो रह गया था। और पूरे भारत पर इन्होंने क्या किया था? मौर्य ने राज्य किया था। कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग बताए हैं। क्या बताइए? राज्य के 7 अंग बताइए। वो कौन कौन से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। पहला है राजा कौटिल्य के अनुसार, यहाँ पर कौटिल्य लिख दिया हूँ, कौटिल्य के अनुसार 7 अंग बताए हैं। कौन कौन से? एक तो है राजा, अमात्य, सेना, प्रजा। तो ये जो मैं आपको अंग बता रहा हूँ, किसके द्वारा बताए गए हैं? ये बताए गए हैं जो इनका प्रधानमंत्री था कौटिल्य, इनके द्वारा बताए गए। ये जो 7 अंग है इनके बारे में आपको अभी लिख रहा हूँ। तो ये हमसे पूछ लिया जाए कि जो कौटिल्य के अनुसार मौर्य प्रशासन में या मौर्य साम्राज्य में कितने अंग बताए गए हैं, तो उनके बताए गए हैं 7 अंग। और कौन कौन से है? जनपद, दुर्ग और मित्र। कितने आ गए? 1 2 3 4 जनपद, दुर्ग और मित्र। ये 7 अंग बताए गए हैं कौटिल्य के द्वारा मौर्य साम्राज्य में। और प्रशासन को चलाने के लिए ये 7 अंग होने जरूरी है। तो हमें अगर प्रशासन चलाना होगा तो ये 7 अंग होना जरूरी है। ये किसके द्वारा बताई गई है? कौटिल्य के अनुसार आपको मैं बात बता रहा हूँ। तो एक बात और है, अगर जब हमारे यहाँ पर कोई भी बड़ा अधिकारी चुना जाता है तो इंटरव्यू ली जाती है। तो उसी समय भी क्या ली जाती थी? इंटरव्यू ली जाती थी। कोई भी अधिकारी चुना जाता था तो उसकी जो जांच की जाती थी कि इसका चरित्र कैसा है, उसके सबके बारे में जांच की जाती थी, राजा द्वारा की जाती थी। तो वो जो जांच की जाती थी उसे क्या कहा जाता था? उसे कहा जाता था उपदा परीक्षण। उपदा परीक्षण। हमारे अब जो भी इंटरव्यू ली जाती है उसमें उसे क्या कहा जाता था? उपदा परीक्षण कहा जाता था। कोई भी बड़ा अधिकारी चुना जाता था, मंत्री चुना जाता था या कोई युवराज चुना जाता था, उससे पहले इसकी क्या ली जाती थी? इंटरव्यू ली जाती थी। और इस इंटरव्यू को क्या कहते थे? उपदा परीक्षण कहते थे। तो ये मौर्य प्रशासन की हमने बात कर ली। अब बात करते हैं केंद्रीय प्रशासन के बारे में। जो मौर्य काल में केंद्रीय प्रशासन थी वो कैसी थी? केंद्रीय प्रशासन की बात करें हैं तो केंद्रीय प्रशासन की बात करते हैं तो अर्थशास्त्र में जो केंद्र है उसके क्या 18 भाग बताए गए हैं। क्या 18 विभाग बताए गए हैं। जो ये 18 विभाग थे ये क्या करते थे? राज्य को न्याय चलाने में या राज्य चलाने में क्या करते थे? सहयोग करते थे। कितने भाग बताए गए हैं अर्थशास्त्र में? जो कौटिल्य की पुस्तक लिखी हुई है अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र के अनुसार अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य के 18 भाग बताए गए हैं, 18 विभाग बताए गए हैं। तो ये जो 18 विभाग थे ये क्या कार्य करते थे? ये राज्य चलाने में सहयोग करते थे। अलग अलग अधिकारी होते थे, जैसे हमारे होते हैं स्वास्थ्य मंत्री, ये सभी केंद्रीय मंत्री। इसी तरह इनके द्वारा क्या चलाए गए, बनाए गए थे? ये मंत्री बनाए गए थे। 18 विभाग थे जिन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें ये जो 18 विभाग का समूह आता, ये 18 विभाग का समूह था। इस समूह को क्या कहा जाता था? इसे कहा जाता था तीर्थ।
जैसे हम अब मंत्रिमंडल कहते हैं, उसी समय इस 18 विभाग का जो इस समूह था इसे क्या कहते थे, उस समय तीर्थ कहते थे। मौर्य साम्राज्य में इन 18 लोगों के समूह को तीर्थ कहते थे। हम मंत्रिमंडल कहते हैं, वैसे ही क्या कहते थे, इन्हें तीर्थ कहते थे। और जो तीर्थ का जो अध्यक्ष होता था, तीर्थ का सबसे अध्यक्ष होता था, जैसे हमारे प्रधानमंत्री होता है, उसी तरह उसको क्या कहते थे, उसको कहते थे महामात्य, महामात्र कहते थे, महामात्र। जो तीर्थ का सबसे बड़ा अधिकारी होता था उसे क्या कहते थे, महामात्र कहते थे। तीर्थ में 18 विभाग होते थे, 18 विभाग में अलग अलग कर्मचारी होते थे। इस तीर्थ जो तीर्थ है उसका सबसे बड़ा अधिकारी होता था, उसे क्या कहते थे, उसे महामात्र कहते थे। तो ये जो महामात्र थे, इनके नीचे भी कुछ लोग काम करते थे। और तीर्थ के जो प्रमुख व्यक्ति होते थे वो कौन कौन से थे, तीर्थ के प्रमुख व्यक्ति थे मंत्री, युवराज, सेनापति। तो ये क्या थे, ये जो तीर्थ थे उसके मेन इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे। इन तीनों के नीचे अलग अलग व्यक्ति क्या करते थे, काम करते थे केंद्रीय प्रशासन में। तो बात करते हैं आगे, हमने केंद्रीय प्रशासन की बात कर ली, तब आगे बात करते हैं एक समाहर्ता नाम आता है मौर्य शासन में। ये समाहर्ता क्या होता था उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए इसे मैं मिटा रहा हूं, आप लिख लेना। तो मैं आपको कह रहा हूं समाहर्ता, ये समाहर्ता क्या था, मौर्य प्रशासन में समाहर्ता नामक व्यक्ति होता था। तो इसका क्या कार्य होता था, इसका कार्य होता था जैसे हमारे इस समय वर्तमान में वित्त मंत्री है, उसका क्या कार्य है, उसका आय व्यय का ब्यौरा करना और बजट पास करना, ये कार्य होता है। तो उसी तरह समाहर्ता था, इसका क्या कार्य था, आय व्यय का ब्यौरा करना, ब्यौरा करना और वार्षिक बजट तैयार करना। तो जैसे मैंने बता दिया आपको, वित्त मंत्री होता है, उनका कार्य होता है आय व्यय का ब्यौरा करना, उनके पैसों पर अधिकार होता है। इसी तरह वार्षिक बजट तैयार करना। उसी तरह मौर्य प्रशासन में एक व्यक्ति चुना गया था जिसका नाम था समाहर्ता। जो समाहर्ता क्या करता था, आय व्यय का ब्यौरा करता था, वार्षिक बजट भी तैयार करता था कि इस साल कितने पैसे लगने वाले, कितने लग गए हैं, कितने बाकी है, कितने खजाने में सोना चांदी है, इस सब के बारे में जो ये चीजें थी ये समाहर्ता के पास थी। समाहर्ता नामक ये अधिकारी आय व्यय का ब्यौरा करता था और वार्षिक बजट भी तैयार करता था। एक और जो शब्द आता है वो क्या है, सन्निधाता। सन्निधाता कौन था, सन्निधाता था कोषाध्यक्ष, पैसों का अधिकारी। ये जो समाहर्ता इसके नीचे कार्य करता था, जो ये सब चीजें वो इसी के जो वित्त मंत्री समाहर्ता था उसके भी अंतर आते थे। लेकिन इसके नीचे भी एक अधिकारी था, वो कौन था, सन्निधाता। उसका क्या कार्य था, वो क्या था, कोषाध्यक्ष, पैसों का अधिकारी था, कोषाध्यक्ष। तो कोषाध्यक्ष को क्या कहते थे, सन्निधाता कहते थे उस समय में। तो ये हमारी बातें हो गई, हमने केंद्रीय प्रशासन के बारे में जान लिया, समाहर्ता के बारे में जान लिया और सन्निधाता के बारे में जान लिया। अब हम जानते हैं प्रांतीय प्रशासन के बारे में कि जो प्रांतीय प्रशासन थी वो कैसे चलती थी। जो हमारे राज्य है उसी तरह उस समय क्या थे, 5 प्रांत थे। अशोक के द्वारा भारत में 5 प्रांत बनाए गए थे। अब प्रांतीय प्रशासन के बारे में मैं लिख देता हूं, प्रांतीय प्रशासन। तो प्रांतीय प्रशासन है, अशोक के द्वारा भारत को 5 प्रांतों में बांटा गया था। 5 प्रांतों में, कितने प्रांत थे, 5 प्रांतों में अशोक के द्वारा भारत को बांटा गया था, जिनका अलग अलग अधिकारी होता था। जैसे अशोक के पुत्र है वो यहाँ के क्या होते थे, अधिकारी होते थे। उन्हें क्या कहते थे, आर्यपुत्र या कुमार या आर्यपुत्र
यहाँ का अधिकारी होता था। तो कुमार या आर्यपुत्र जो प्रांत के राजा थे, जो मैन राजा था, वो तो कहाँ बैठता था, केंद्र में बैठता था, कहाँ पर मगध में बैठा होता था। और जो प्रांतीय प्रशासन है, 5 प्रांत बांटे गए थे, उन प्रांतों के शासक कौन थे, किसके अंदर आते थे, वो कुमार या आर्यपुत्र के अंदर प्रांत आते थे। और जो प्रांत का शासन चलाया जाता था वो कुमार या आर्यपुत्र के द्वारा चलाया जाता था। और फिर ये जो प्रांत है, जो हमारा जिला अधिकारी होता है, तो जिला अधिकारी जो मैं लिख देता हूँ, हमारा जिला अधिकारी कलेक्टर या जिला अधिकारी होता है। तो हम जो उस समय जिला अधिकारी को क्या कहा जाता था, तो जो मौर्य प्रशासन था उस समय जिला अधिकारी को कहा जाता था स्थानिक। जैसे हम कलेक्टर कहते हैं, जिला अधिकारी कहते हैं, उसी तरह ये क्या कहते थे, स्थानिक कहते थे उस समय जिला अधिकारी को। मौर्य प्रशासन में जिला अधिकारी को क्या कहा जाता था, स्थानिक कहा जाता था। और जो ये जितना भी समाज था, जितने भी न्याय व्यवस्था थी, उसमें सबसे छोटी इकाई कौन सी थी, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी गोप। सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी, अगर हमसे पूछ लिया जाए कि जो मौर्य साम्राज्य का प्रशासन था उसमें सबसे छोटी इकाई कौन सी थी, तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी गोप। तो ये गोप कौन होता था, गोप 10 गांवों का अधिकारी होता था। जैसे हमारे एक गांव का सरपंच होता है, उसी तरह 10 गांवों का उस समय क्या होता था, गोप होता था, 10 गांवों का अधिकारी। तो मौर्य साम्राज्य में जो प्रशासन थी उसमें सबसे छोटा अधिकारी होता था गोप, जो 10 गांवों का अंडर ऊपर होता था। 10 गांव में ये क्या करता था, साम्राज्य के जो भी नियम लागू करता था, कानून बनाता था, 10 गांवों के अंदर यह लागू करता था। तो फिर अब बात करते हैं, ये जो हमारा प्रांतीय प्रशासन हो गई। अब मौर्य, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए बात करते हैं जो मौर्य साम्राज्य में सैन्य व्यवस्था थी वो कैसी थी, कैसे वहां पर सेना चलाई जाती थी, कौन उसका अधिकारी होता था, तो उसके बारे में हम जान लेते हैं। सैन्य व्यवस्था, तो सैन्य व्यवस्था कैसे चलाई जाती थी ये मैं आपको बता रहा हूं। तो सैन्य व्यवस्था चलाने के लिए अशोक के समय जो सेना, अशोक के पास जो सेना थी उसके 5 भाग थे। कितने भाग थे, 5 भाग थे। उस 5 भाग का जो सेनापति होता था उसे क्या कहा जाता था, अंतःपाल। क्या कहा जाता था, अंतःपाल कहा जाता। तो अंतःपाल के नीचे जो सारी सेना थी वो कार्य करती थी। जैसे अंतःपाल कहता था वैसे वो सेना चलती थी। अंतःपाल के नियम कानून कायदे चलते थे सेना के अंदर। तो सेना के भी कितने भाग थे, 5 भाग थे। सेना के 5 भाग कौन कौन से हैं उनके भी नाम लिख देता हूं। पैदल, अश्व, हाथी, रथ और नौसेना। पैदल, अश्व, हाथी, रथ और नौसेना। तो ये क्या थे, ये अशोक के बाद 5 इतनी सेना थी, 5 भाग थे, पैदल, अश्व, हाथी, रथ और नौसेना। तो जो मेगस्थनीज की पुस्तक लिखी हुई है इंडिका, उसके अनुसार अशोक के पास 5 लाख पैदल सेना थी, 5 लाख पैदल सेना थी। जो मेगस्थनीज की पुस्तक लिखी गई है इंडिका के अनुसार अशोक के पास 5 लाख पैदल सैनिक थे और 50,000 अश्वारोही थे। 50,000 जो घोड़ों पर बैठने वाले सैनिक थे वो कितने थे, 50,000 थे। और जो हाथी पर बैठने वाले थे वो थे 9,000। जो हाथी पर बैठकर लड़ते थे उन सैनिकों की संख्या कितनी थी, 9,000 थी। और अशोक के पास 800 रथ थे। कितने रथ थे, 800 रथ थे अशोक के पास। तो ये इतनी बड़ी अशोक की सेना थी कि कितने सैनिक थे, पैदल 5 लाख सैनिक थे, 50,000 अश्वारोही थे, 9,000 हाथी पर चढ़ने वाले सैनिक थे और 800 उनके पास रथ थे। तो ये क्या थी, इतनी बड़ी अशोक के पास सेना थी। ये जो आपको मैंने संख्या बताई है, ये जो मेगस्थनीज की पुस्तक लिखी हुई है इंडिका के अनुसार, ये इंडिका के अंदर यह संख्या दी हुई है 5,50,000, 9,000, ये जो भी हमें बताई गई ये इंडिका के अनुसार बताए गए हैं।
तो अब आगे बात करते हैं, मैंने आपको बता दी सैन्य व्यवस्था के बारे में। अब बात करते हैं जो मौर्य साम्राज्य की न्याय व्यवस्था थी वो कैसी थी, न्याय व्यवस्था कैसे चलती थी, जो लोगों के साथ अन्याय होता था उसका न्याय कैसे किया जाता था, कौन करता था, उसके बारे में हम बात करते हैं। न्याय व्यवस्था के बारे में लिख देता हूं, न्याय व्यवस्था। तो जो न्याय व्यवस्था थी वो कैसे चलाई जाती थी फ्रेंड्स, देखते हैं। तो न्याय व्यवस्था का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था वो होता था राजा। जैसा राजा कहता था वैसे होता था। तो सबसे बड़ा अधिकारी लिख देता हूं, सबसे बड़ा अधिकारी राजा होता था, बड़ा अधिकारी राजा। तो कोई भी जो न्यायालय था, यहाँ पर दो प्रकार के न्यायालय थे। बात करें, किसी भी न्यायालय द्वारा किसी भी व्यक्ति को सजा सुनाई गई है तो ये जो राजा था उसे माफ कर सकता है, आजाद कर सकता है और सजा और अधिक भी सुना सकता है। तो जो ये राजा का निर्णय था वो आखिरी निर्णय था, इसके बाद ऊपर कहीं पर भी नहीं जाया जा सकता था। तो राजा का निर्णय आखिरी होता था, सबसे बड़ा अधिकारी होता था राजा न्याय व्यवस्था का। जैसे ये कोई भी व्यक्ति की जो सजा है वो कम कर सकते थे, ज्यादा कर सकते थे, ये राजा के हाथ में थे। तो अब आगे बात करते हैं न्यायालयों के बारे में। तो जो मौर्य साम्राज्य था इसमें दो प्रकार के न्यायालय होते थे। कितने प्रकार के, दो प्रकार के न्यायालय होते थे। कौन कौन से होते थे दो प्रकार के न्यायालय, एक तो था धर्मस्थीय न्यायालय, धर्मस्थीय न्यायालय, और एक था, दो नंबर था कंटक शोधक न्यायालय, कंटक शोधन न्यायालय। तो ये क्या थे, दो न्यायालय थे अशोक के समय में भारत में। तो धर्मस्थीय न्यायालय कैसे था, ये तो था फौजदारी मामलों के लिए, किसके लिए, नहीं सॉरी, ये जो धर्मस्थीय न्यायालय ये किसके लिए थे, ये थे दीवानी न्यायालय, दीवानी जो मामले होते थे उसके लिए। दीवानी मामले जैसे कोई भी चोरी हो गई, डकैत हो गई, लूटपाट, मारपीट, मानहानि, ये जो केस होते थे वो धर्मस्थीय न्यायालय के अंदर जाते थे। और इसके अंदर तीन व्यक्ति होते थे जो वेदों के अनुसार, जो भी वेद में बताए गए, पुराणों में बताए गए हैं, उनके पूरे जानकार होते थे। उसके अनुसार इन लोगों को क्या करते थे, सजा सुनाते थे। और ये जो कंटक शोधक न्यायालय ये किस मामलों से, ये फौजदारी मामलों से संबंधित थे। जो फौजदारी मामले तो जाते थे कंटक शोधक के अंदर, और धर्मस्थीय के अंदर जाते थे चोरी डकैत, ये सभी प्रकार के जो भी होते थे इसके अंदर जाते थे। जो भी कुवचन, मारपीट, ये मैंने आपको बता दी, ये किसके अंदर जाते थे, धर्मस्थीय न्यायालय के अंदर जाते थे। तो अब मैंने आपको ये बता दिया उनकी न्याय व्यवस्था कैसी थी। ये बहुत ही अच्छी न्याय व्यवस्था थी, किसी के साथ वे अन्याय नहीं होने देते थे। तो अब बात करते हैं जो मौर्य काल में समाज था, मौर्य समाज था वो कैसा था। तो समाज की बात कर लेते हैं। तो समाज में क्या था, यहाँ पर मौर्य शासन था, उसमें क्या थी, वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था। तो इसमें चार वर्ण थे उस समय, कौन कौन से थे लिख देता हूं यहाँ पर। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये क्या थी, वहां पर वर्ण व्यवस्था चालू थी। वर्ण व्यवस्था में चार वर्णों में बांटा गए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन भागों में बांटा गया था। तो वर्ण व्यवस्था थी। और कौटिल्य के अनुसार कुछ अन्य जातियां भी थी, जैसे निषाद हो गई, पार्श्व, रथकार, दत्त, शता, विदेक, सूत, चांडाल। तो चाणक्य ने कुछ अन्य जातियां भी बनाई थी, जैसे चांडाल हो गई, सूत हो गई, विदेक हो गई, विदेक होगी, ये अन्य जातियां बनाई गई थी चाणक्य के द्वारा। चाणक्य के द्वारा कुछ अन्य जातियां भी बनाई गई थी। और उस समय क्या होता था कि जो स्त्रियों की दशा थी वो ठीक थी, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं होती थी। वहां पर पर्दा प्रथा भी नहीं थी, सत्य प्रथा भी नहीं थी, लगभग अच्छी स्थिति थी वहां पर। और उन्हें पुनर्विवाह है और नियोग की क्या थी, अनुमति थी।
मतलब वहां पर पुनर्विवाह, जो मौर्य साम्राज्य समाज था उसके अंदर क्षत्रियों को पुनर्विवाह और नियुक्ति क्या थी, अनुमति थी, वह पुनर्विवाह कर सकती थी। तो फिर अब चलिए आगे बात करते हैं। समाज की बात कर ली तो ये हमारा जो मौर्य साम्राज्य है यहाँ पर समाप्त होता है। फिर आगे बात करते हैं सुंगवंश के बारे में। तो सुंगवंश की स्थापना कैसे हुई थी ये आपको मैंने बता दिया। अशोक से लेकर यहाँ पिछले वीडियो मैंने आपको जो चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार के बारे में बताया, तो अब अशोक के बारे में बता दिया, समाज के बारे में बता दिए, जितने भी इनके प्रशासन थे उसके बारे में बता दिया है। तो यहाँ पर छोड़ते हैं, अब समाप्त हो गया है। अब आगे बात करते हैं सुंगवंश के बारे में। सुंगवंश की स्थापना कैसे होती है, किसके द्वारा की जाती है, उसके बारे में देखते हैं। सुंगवंश, तो फ्रेंड्स सुंगवंश की स्थापना कैसे होती है कि जो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक होता है, कौन होता है, वो होता है वृद्धरथ। जो उनका एक अमात्य होता है, प्रधानमंत्री होता है, उनका नाम है पुष्यमित्र शुंग। तो उनके द्वारा क्या किया जाता है, तो ये सुंगवंश है, इसकी स्थापना की गई थी 185 ईसा पूर्व में। कब की गई थी, 185 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, इसका जो संस्थापक है वो कौन है, वो है पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग है वो क्या है, जो सुंगवंश है इसका संस्थापक है। इन्होंने जो अंतिम मौर्य शासक थे वृद्धरथ, उनकी हत्या कर जो सुंगवंश की नींव डाली थी इन्होंने। जो कौन है, मौर्य वंश का एक अंतिम शासक था जिसका नाम था वृद्धरथ, उसकी 185 ईसा पूर्व में इन्होंने हत्या कर जो मगध है वहां पर सुंगवंश की नींव डाली थी। तो फिर अब देखिए जो पुष्यमित्र शुंग है, इनकी जो अन्य बातें हैं तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। इन्होंने 151 ईसा पूर्व तक क्या किया था, शासन किया था। कब तक, 151 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया था। और अपने जीवन में 2 बार अश्वमेध यज्ञ किए थे, 2 बार अश्वमेध यज्ञ किए थे इन्होंने। जो ये इन्होंने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किए थे, तो इनका पुरोहित कौन था यज्ञ का, वो था पतंजलि, जो व्याकरण लिखने के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। तो पुरोहित था पतंजलि। तो इन्होंने 2 बार अपने जीवन में क्या किया था, अश्वमेध यज्ञ किया था। और पुरोहित कौन था, पतंजलि था। अब जो सुंगवंशी अन्य शासक है उनके बारे में जान लेते हैं। तो इनके अन्य शासक कौन कौन है, एक तो है भद्रक, जो सुंगवंश का राजा हुआ था, क्या नाम है, उसका नाम है भद्रक। एक है ज्येष्ठ मित्र, पुष्यमित्र द्वितीय, और जो सुंगवंश का अंतिम शासक है उसका क्या नाम है, उसका नाम है देवभूति। जो और ये जो देवभूति है सुंगवंश का क्या है, अंतिम शासक है। और इसकी 73 ईसा पूर्व में इसका एक अमात्य था, उसका क्या नाम था, वासुदेव। तो इसका अमात्य था वासुदेव ने इसकी हत्या कर 73 ईसा पूर्व में मगध में कण्व वंश की नींव डाली थी। क्या नाम अमात्य था, वासुदेव। और 73 ईसा पूर्व में इनकी हत्या कर दी गई थी देवभूति की। किसने की थी, इनका अमात्य था वासुदेव। उन्होंने 73 ईसा पूर्व में क्या की थी, इनकी हत्या की और मगध में कण्व वंश की नींव डाली। कौन सी, कण्व वंश की। तो मैंने आपको ये जो एक यहाँ पर आज 2 वंशों के बारे में बताया, पार्ट 2 है। तो अगला जो पार्ट 3 है वो मैं आपके लिए जल्द लेकर आऊंगा। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अगला पार्ट में आपके लिए जल्द लेकर आऊंगा।